आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ हैजनस चैनल पर इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिमांड को डिस्कस करेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डिमांड एक ऐसी डिज़ायर होती है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं: विलिंगनेस टू परचेज, पावर टू परचेज और टाइम। इन तीनों को मिलाएं तो डिमांड बनती है। मसलन एक स्टूडेंट है, वो एक बॉल पॉइंट परचेज करना चाहता है। अब बॉल पॉइंट परचेज करने के लिए उसकी विलिंगनेस तो है, खरीदने का इरादा तो है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब है उसके पास पावर टू परचेज नहीं है। और टाइम भी उसका कौन सा है? टाइम उसका है क्लास स्टार्ट होने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कंपोनेंट मौजूद हैं, विलिंगनेस टू परचेज और टाइम, लेकिन उसके पास रुपया पैसा नहीं है उसको परचेज करने का। लिहाजा ये उसकी डिज़ायर जो है, ये उसकी वांट तो हो सकती है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड के लिए तीनों चीज़ों का एक वक्त में होना ज़रूरी है कि कोई शख्स उस चीज़ को ख़रीदने का इरादा भी रखता हो, कोई शख्स उसको ख़रीदने के लिए रुपया पैसा भी रखता हो, और एक ख़ास वक्त में उस चीज़ को ख़रीदा जा रहा हो। लिहाजा ऐसी डिज़ायर जिसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होंगी उसको हम इफेक्टिव डिज़ायर या डिमांड कहते हैं। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। यूँ तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जो है बहुत सारे फैक्टर से इफ़ेक्ट होती है। यानी डिमांड जो है इनकम से भी इफ़ेक्ट होती है, डिमांड वेदर से भी इफ़ेक्ट होती है, डिमांड पॉपुलेशन से भी इफ़ेक्ट होती है, डिमांड फैशन के चेंज होने से भी इफ़ेक्ट होती है, और डिमांड प्राइस से भी इफ़ेक्ट होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर डिमांड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट प्राइस के चेंज होने की वजह से होती है। इसलिए इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको एक लॉ की सूरत में प्रेजेंट करते हैं जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोलाटाइल फैक्टर जो है वो प्राइस है, जो डिमांड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। लिहाजा इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, और उस रिलेशनशिप को बनाते हुए बाकी तमाम फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इनकम है, वेदर है, फैशन है और पॉपुलेशन है, इन तमाम फैक्टर्स को इकोनॉमिस्ट जो है वो एज इट इज कांस्टेंट रखते हैं और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। इस रिलेशनशिप को डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब ये रिलेशनशिप क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो यहां याद रखिएगा, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि प्राइस सबसे पहले चेंज होती है, उसके बाद क्वांटिटी डिमांड का डिसाइड किया जाता है कि हमें वो कितनी, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी गुड की कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। तो इसका मतलब है जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम प्राइस के बारे में पूछते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्वांटिटी कितनी डिमांड करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके बारे में हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके बारे में प्राइस के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए। लिहाजा इन दोनों के दरमियान इस रिलेशनशिप को डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब डिमांड फंक्शन किस तरह का होता है? ये डिमांड फंक्शन इस तरह है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है, यानी कोई चीज़ सस्ती होती है, महंगी होती है, तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। और जब कोई चीज़ सस्ती होती है यानी प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। लिहाजा आप देखें तो प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, और प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इस रिलेशनशिप, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के इस रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, its quantity demanded decreases, and price of commodity decreases, its quantity demanded increases. It is called law of demand. इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। कंज्यूमर अगर मार्केट में इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करता है तो उस बिहेवियर को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक स्केड्यूल की सूरत में एक्सप्लेन करते हैं, एक शेड्यूल और टेबल की सूरत में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे सामने एक टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम में प्राइस रुपीस में है,
जो कि 1 2 3 4 है, और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो किलोग्राम में है, जो 40 30 20 और 10 है। अब अगर हम इस स्केड्यूल को एक्सप्लेन करने जाएं तो हम इस टेबल को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इस टेबल को ऊपर से नीचे एक्सप्लेन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राइस 1 2 3 4 यानी इंक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो 40 30 20 10 यानी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे जब हम टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर इसी टेबल को हम नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइस जो है 4 3 2 1 यानी प्राइस डिक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी डिमांड 10 20 30 40 इंक्रीज हो रही है। लिहाजा वही रिलेशनशिप जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में डेफिनेशन में देखा, उसी रिलेशनशिप को आप एक शेड्यूल की सूरत में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये शेड्यूल में जितनी भी हमने वैल्यूज लिखी हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की, ये सारी फिक्टिशियस हैं। आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एक शेड्यूल डेवलप कर सकते हैं। अब हम इस लॉ को डायग्रामेटिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम में हमारे पास y एक्सिस पे प्राइस है, x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड को रखा। अब शेड्यूल में हमारे पास प्राइस 1 है तो आपने 1 से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और क्वांटिटी डिमांड 40 है तो 40 से आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आया जिसको हम पॉइंट ए कहते हैं। उसके बाद हमने प्राइस 2 से एक लाइन ड्रॉ की, और फिर हमने 30 क्वांटिटी डिमांड है यहाँ से लाइन ड्रॉ की, तो हमारे पास ये पॉइंट बी आया। उसके बाद प्राइस 3 है तो 3 से लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्वांटिटी डिमांड 20 है, 20 से लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट सी मिल गया हमें। इसके बाद हम प्राइस 4 को ड्रॉ करेंगे, और क्वांटिटी डिमांड 10 है, इसको मिलाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट डी मिल जाएगा। इन चारों पॉइंट्स ए बी सी और डी को मिलाने से हमारे पास ये डिमांड कर्व होगा, जिसको आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है और इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, तो इस नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से हमारे पास जो डिमांड कर्व बनता है उसका स्लोप भी नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो रिलेशनशिप जो हमने लॉ ऑफ डिमांड की सूरत में पढ़ा कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, तो उस रिलेशनशिप को हम डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की वो कौन सी अजम्पशंस हैं जिसको इकोनॉमिस्ट लॉ बनाते हुए एज्यूम कर लेते हैं कि इनमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। अब हमारे पास सबसे पहली अजम्पशन है नो चेंज इन इनकम। याद रखिएगा कि कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से डिमांड चेंज हो जाती है। बाज़-औक़ात इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बाज़-औक़ात इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है। लिहाजा लॉ ऑफ डिमांड बनाने से पहले इकोनॉमिस्ट इनकम को कांस्टेंट कर देते हैं ताकि डिमांड में किसी किस्म की कोई चेंज इनकम की वजह से ना आए। तो यहाँ पहली अजम्पशन है नो चेंज इन इनकम। दूसरी अजम्पशन है नो चेंज इन पॉपुलेशन। आप जानते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा चीज़ें डिमांड की जाएंगी, कम लोग होंगे कम चीज़ें डिमांड की जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है, डिमांड चेंज होती है। लिहाजा लॉ ऑफ डिमांड को बनाने से पहले इकोनॉमिस्ट पॉपुलेशन को कांस्टेंट कर देते हैं ताकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप बिल्टअप हो सके। इसके बाद नो चेंज इन फैशन, यानी फैशन, नया जब फैशन आता है किसी भी चीज़ का तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और पुराने फैशन वाली चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। तो इसका मतलब है फैशन डायरेक्टली डिमांड पे इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को बनाने के लिए फैशन को कांस्टेंट कर देते हैं कि इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, वरना फैशन की वजह से डिमांड डायरेक्टली इफेक्ट होगी और लॉ ऑफ डिमांड नहीं बन पाएगा। उसके बाद नो चेंज इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कंज्यूमर। तो इस लॉ में याद रखिएगा कि कंज्यूमर की जहनी कैफियत में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर का माइंड चेंज हो गया
तो जितनी मर्जी चीज जो है वो महंगी क्यों ना हो उसको जरूर परचेज करेगा। तो इसका मतलब है माइंड चेंज होने से डिमांड डायरेक्टली इफेक्ट होती है। लिहाजा लॉ ऑफ डिमांड को बनाने से पहले कंज्यूमर की ज़हनी कैफियत को भी कांस्टेंट रखा जाता है ताकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप बन सके। उसके बाद नो चेंज इन वेदर। आप जानते हैं कि मौसम के तब्दील होने से भी डिमांड तब्दील होती है। जैसे गर्मियों के मौसम में ठंडे मशरूबात की डिमांड बढ़ जाती है और सर्दियों के मौसम में गर्म मशरूबात की डिमांड बढ़ जाती है। अब यहां पे देखिए प्राइस का कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट वेदर के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है। तो याद रखना है आपने कि जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वेदर में जो आने वाली चेंज है उसको इकोनॉमिस्ट कांस्टेंट कर देते हैं ताकि लॉ ऑफ डिमांड को बनाया जा सके। तो ये तमाम वो असम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं, पैरामीटर्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को बिल्ट अप करने से पहले एज्यूम कर ली जाती हैं कि इनमें अगर चेंज नहीं आएगी तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया, डिमांड फंक्शन के बारे में बताया, लॉ ऑफ डिमांड को हमने डेफिनेशन की सूरत में प्रेजेंट किया, लॉ ऑफ डिमांड का हमने शेड्यूल, डायग्राम और अजम्पशन की सूरत में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक नए लेक्चर के साथ, वीडियो क्लिप के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।